सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन बिहार 67वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको करवाई जा रही है। टेस्ट संख्या 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट कोड 2104 है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज डी है। दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट है बीपीएससी के लिए। क्वेश्चन नंबर 31। इसके पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक का प्रश्न हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31 में है, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था 2017 में, 18 में, 19 में या 20 में। तो ये 20 में, जिस समय लॉकडाउन लगा था उस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं आता है। कृषि आता है, सूक्ष्म लघु उद्योग आता है, कमजोर वर्ग, स्टार्टअप, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए। पहले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से आशय ऐसे क्षेत्र से हैं जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इसके कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। बुनियादी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं और इसे अन्य क्षेत्र की अपेक्षा उसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को पर्याप्त और समय पर ऋण देने के लिए बाध्य किया जाता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की 8 व्यापक श्रेणियां हैं। ये 8 व्यापक श्रेणियों को देख लीजिए। कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य। अन्य श्रेणी में कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत ऋण, व्यथित व्यक्तियों को ऋण, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों के लिए ऋण शामिल हैं। 7 अगस्त 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का दर्जा दिया है। यानी जो स्टार्टअप क्षेत्र होगा वो भी प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र में आ जाएगा। ये 2020 में इससे दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में यहाँ पे आपका सारा ऑप्शन आ जाएगा। कृषि भी, कृषि, सूक्ष्म लघु उद्योग, कमजोर, स्टार्टअप, यानी कि सभी आ जाएगा। ई हो गया आंसर। 32 देखिए। किस देश ने चीन को निर्यात किए गए अपने माल के लिए हाल में अल्पविकसित देशों के लिए WTO की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत शून्य शुल्क सुविधा प्राप्त की है? तो ये है आपका बांग्लादेश। चीन को निर्यात के लिए अपने माल के अल्पविकसित देशों के लिए ड्यूटी फ्री कोटा फ्री DFQF योजना के तहत शून्य शुल्क सुविधा प्राप्त किया। याद रखिए, DFQF ड्यूटी फ्री कोटा फ्री के तहत ये एक योजना है। इसके तहत शून्य शुल्क सुविधा प्राप्त किया है। कौन प्राप्त किया है? बांग्लादेश। ठीक है। 34 नंबर देखिए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कितना कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? कृषि ऋण 15 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण। 2020-21 का बजट से ये क्वेश्चन है, अब उतना प्रासंगिक नहीं है। 35 नंबर देखिए। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास गवर्नर है। किस बैंक कंपनी ने व्यापारियों की छोटी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु हाल में इंस्टा कैश लॉन्च किया गया है? इंस्टा कैश किसने लॉन्च किया है, ये प्रश्न है। तो यह इंस्टा मोजो ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिए। 37 देखिए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध व्यापार
वन्यजीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार, याद रखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट किसने जारी किया है? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। तो ये आपका डी हो गया आंसर। वह नीति जो संचलन में ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है, वह है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति सेंट्रल RBI के द्वारा प्रबंधित और रेगुलेट की जाती है मौद्रिक नीति, ठीक है। ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को संबोधित करती है और आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है, यह है मौद्रिक नीति, ठीक है। 39 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 47.86% है। बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 47.86% महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त सचिव है? भारत का वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। भारत का वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे भारत का वित्त सचिव है, याद रखिए। वेल्थ ऑफ नेशन स्टैटिक्स टाइप का, इसलिए यहाँ पे उतना विस्तार प्रश्न का और इसके सॉल्यूशन को नहीं दिया जा रहा है, समझते चलिए। वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो यह है आपका एडम स्मिथ ने लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। PM किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये आय सहायता, प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना करती है। तो 42 का बी हो गया आंसर, 6,000 रुपया। PM किसान योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जो भूमि वाले जो कमजोर किसान हैं उसके लिए 6,000 रुपया देती है साल प्रति वर्ष, ठीक है। 43 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या घनत्व है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102। भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है। मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है तो ये आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर मापा जाता है मुद्रास्फीति की को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसका विस्तार देख लीजिए। मुद्रास्फीति का अभिप्राय अधिकांश वस्तु एवं सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि से। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का बढ़ जाना। भारत में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 2 प्रमुख सूचकांकों WPI थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा जारी की जाती है। मुद्रास्फीति को 2 सूचकांक के द्वारा जारी किया जाता है, WPI और CPI, जो क्रमशः थोक एवं खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तन को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक WPI अप्रैल 2014 तक भारत में मुद्रास्फीति की माप के लिए प्रमुख सूचकांक था। 2004 तक WPI को ही माना जाता था मुद्रास्फीति का माप के लिए। यही एक सूचकांक था जिसे आगे देखें। तत्पश्चात केंद्रीय बैंक RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI संयुक्त को अपनाने की घोषणा की है। लेकिन इसके बाद 2014 तक तो WPI के आधार पर मापा जाता था, लेकिन इसके बाद RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में CPI संयुक्त को अपनाने की घोषणा की है। आगे देखिए, समझते जाइए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI एक उपकरण है जो उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं जैसे परिवहन, भोजन और चिकित्सा देखभाल के मूल्यों को भारित औसत मूल्य की जांच करता है। CPI क्या है?
तो CPI में जो वस्तु है, सेवा है, परिवहन है, भोजन है, चिकित्सा है, जो भी उपभोग किया, व्यक्ति के द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। वस्तु के पूर्व निर्धारित समूह में प्रत्येक वस्तु के लिए मूल परिवर्तन का औसत करके इसकी गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा CPI संयुक्त को संकलित तथा जारी किया जाता है। CPI के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। CPI के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011 और 12। CPI संयुक्त में वस्तुओं को 6 मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है। CPI जो संयुक्त है इसमें वस्तु को 6 समूहों में विभाजित किया गया है। देखिए, खाद्य व पेय पदार्थ, पान, तंबाकू, नशीले पदार्थ, वस्त्र एवं जूते, ईंधन और परिवहन, विविध, आवास और टोटल मिला करके आपके यहाँ पे 100 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 वर्ष 2005-06 और वर्ष 2015-16 के बीच भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है? बताइए, इसका आंसर दीजिए। 240 मिलियन, 250 मिलियन, 260 मिलियन या 270 मिलियन? 270 मिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तृतीय योजना गार्डिगल योजना पे, नौवीं योजना न्यायिक और समानता के साथ विकास, 12वीं योजना तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, तृतीय योजना गार्डिगल योजना थी, प्रथम योजना महालनोबिस पर आधारित नहीं थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ए। तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित नहीं थी, ये थी हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम योजना। चलिए इसका विस्तार देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक रही थी। यह योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह मुख्य रूप से देश के कृषि विकास पर केंद्रित थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था, लक्ष्य था कृषि विकास। कृषि केंद्रित कहाँ पर थे? कृषि विकास पर। आगे चलिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक बताया जा रहा है। इस योजना को गार्डिगल योजना भी कहा जाता है। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है 61 से 66 के बीच में गार्डिगल योजना भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, यह योजना मुख्य रूप से न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के बीच रही है। यह योजना का मुख्य विषय तेजी और समावेशी और सतत विकास करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का सही क्रम कौन सा है? सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, पटना, भोजपुर, रोहतास, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। लिंगानुपात में मुंगेर है, फिर भागलपुर है, फिर खगड़िया है। विस्तार देखिए इसका। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। देश में लिंगानुपात के मामले में बिहार 25वें स्थान पर है। और आगे देखिए, मुंगेर का जो लिंगानुपात है 876 है, भागलपुर 880, खगड़िया 886। तो क्वेश्चन में यहाँ कम लिंगानुपात पूछा था, तो कम लिंगानुपात मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। ठीक है, 48 देखिए,
उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? तो ये है मौद्रिक नीति। ये तो हुआ था, इसका सेम क्वेश्चन एक बार और हो चुका है ये, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी चलाती है। भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना में फसल के उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं किया गया था। तो 10वीं जो योजना है, 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसमें फसल उत्पादन की बात नहीं की गई थी, कृषि की बात नहीं की गई थी। इसमें आपको गरीबी अनुपात में कमी लाने की बात की गई थी, श्रम शक्ति को लाभकारी बनाने की बात की गई थी, रोजगार उपलब्ध कराने की बात की गई थी, गरीबी में कमी लाने की बात की गई थी। और 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 2002 से 2007 तक के बीच में रही है। 2002 से 2007 तक रही है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये आपका 10वीं जो पंचवर्षीय योजना, इसमें फसल उत्पादन पर बात नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? चालू खाता घाटा, प्राथमिक कमी, राजस्व घाटा, मुद्रीकृत कमी। ये हो गया आंसर, मुद्रीकृत कमी। बोला जब घाटे के बजट को, घाटे का जो बजट को मुद्रा के रूप में मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे मुद्रीकृत कमी कहते हैं। चलिए अगला एक कॉमन देख लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो इसका 1.3% अनुसूचित जनजाति है। हम प्राय जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसका मुख्य उद्देश्य है? जैम ट्रिनिटी, तो जैम ट्रिनिटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए विस्तार से समझते हैं। ये देखिए आपका जैम ट्रिनिटी जन धन योजना आधार और मोबाइल का संक्षिप्त रूप है। जैसे जन धन योजना, ए से आधार और एम से मोबाइल, जैम ट्रिनिटी। तीनों को सम्मिलित करके जैम ट्रिनिटी बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित है। पहचान के इन तीनों तरीके से देश के गरीब वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी, यानी कि डायरेक्ट अकाउंट में पैसा भेजने की बात की जा रही है। जैम ट्रिनिटी के माध्यम से गरीब लोग लाभान्वित होंगे, डायरेक्ट उनको पैसा मिल पाएगा। फिर आगे है आधार वंचित नागरिकों की प्रत्यक्ष बायोमेट्रिक पहचान में सहायता करेगा। आधार क्या काम करेगा? बायोमेट्रिक के माध्यम से आदमी को पहचान लेगा। जन धन बैंक खाते और मोबाइल फोन व्यक्ति के बैंक खातों में धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में मदद करेंगे। इस प्रकार बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी सक्षम वास्तविक समय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा देश के गरीब वर्ग के आर्थिक जीवन में सुधार कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण से बाजार से धन के बहिर्गमन एवं संबंधित विकृतियों को कम करके आर्थिक दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि जो बीच में लीकेज होता था, लीकेज कम जाएगी। पैसे का जो लीकेज होता था, आया है गरीब के लिए पैसा, लेकिन जो भी नेता और उनके चमचा है वहाँ से पैसे को उड़ा देते थे, ठीक है। भ्रष्टाचार कम जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ रहा है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिए नेशनल बैंक फॉर, ये बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। केंद्रीय और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है?
तो ये आपका वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स का जो बंटवारा है उसको निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहां सकारात्मक लिंगानुपात है? गोपालगंज में सकारात्मक लिंगानुपात है। गोपालगंज में 1000 पुरुषों में से 1021 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों में से 1021 महिलाएं हैं। प्रति पुरुष महिलाएं, जैसे 1000 पुरुष है, प्रति आपका 1021, ठीक है। देखिए, गोपालगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाओं के लिंगानुपात के साथ एक सकारात्मक लिंग अनुपात है। डिस्कॉम के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो डिस्कॉम राजकोषीय परिवर्तन के लिए उदय योजना शुरू किया था। डिस्कॉम के बारे में जानते हैं। डिस्कॉम बिजली वितरण का कार्य करता है, समझते हैं इसकी व्याख्या। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 5 नवंबर 2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय लॉन्च किया था। यह योजना के तहत सरकार द्वारा उदय बॉन्ड नामक बॉन्ड जारी किए जाते हैं, जो राज्य सरकार को डिस्कॉम के ऋण का 75% हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान करता है और बॉन्ड जारी करके ऋणदाताओं का भुगतान करता है। निम्नलिखित लाभों के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए आप क्या कहते हैं? उदय योजना के वित्तीय लाभ, परिचालन सुधार, विद्युत उत्पादन की लागत में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के लिए ये पूरा। आगे देखिए, उदय 1.0 क्या है? उदय 2.0 समझ लीजिए। उदय 1.0 के तहत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन के बावजूद डिस्कॉम आपूर्ति की औसत लागत और औसत राजस्व के बीच कमी को समाप्त करने में असफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में हानि हुई है। उदय 2.0 के साथ सरकार ने उन डिस्कॉम को ऋण व अनुदान देने से इनकार करके उन्हें हतोत्साहित करने के लिए योजना बनाई है, जो अपने गृह राज्य में स्थापित नहीं है और अपनी हानि को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। तो उदय योजना समझ गए, डिस्कॉम लाया था उदय योजना। डिस्कॉम एक बिजली वितरण कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए, एलपीजी कनेक्शन गैस चूल्हा प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना। 58 देखिए, बिहार में कितने जिलों की संख्या 50 लाख से अधिक है? 2 जिला है जिसकी जनसंख्या जो है 50 लाख से अधिक है। वह जिला कौन कौन सा है? केवल पटना और पूर्वी चंपारण। पटना 50 लाख से अधिक है, कल्पना भी कर सकते हैं, पटना जो है 50 लाख से अधिक जनसंख्या होगी। और पूर्वी चंपारण की भी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। पटना में 58 लाख, ठीक है, 38,465 जनसंख्या बताई जा रही है। पूर्वी चंपारण की जनसंख्या 50,99,000 यानी 8 लाख कम है। तो याद रखिए, पूर्वी चंपारण और पटना की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 59 देखिए, यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है? तो यह इसका आंसर होगा अर्थोपाय ऋण। 60 नंबर देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में 61 के बाद से लेकर के। तब तक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते रहें, समझते रहें। ओके बाय, थैंक यू।